हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। आज हम चर्चा करेंगे ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, व्हील ऑफ स्टोन ब्रिज और प्रतिरोध से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी IIT के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या उससे संबंधित हैं। तो हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमें परमाणु के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या निकालने के लिए हम लोग 2n² का यूज करते हैं, और यह जो 2n² है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के अंतर्गत पढ़ना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2n² के माध्यम से जब हम निकालेंगे तो हमारा जो तीसरा कक्षा हो गया, तीसरे कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या हमारी 18 होती है। तो हमारा जो तांबा होगा, तांबे की जो मेरा तीसरा कक्षा हो जाएगा, तांबे के तीसरे कक्षा में जो मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या 18 होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर C नंबर को टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में जो आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूरेका भी आपका अर्धचालक है, एबोनाइट भी आपका अर्धचालक है, मैग्नीज भी आपका अर्धचालक है। मगर बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक की। तो जो मेरा शुद्ध अर्धचालक है वह क्या है, जर्मेनियम है। और बाकी जो आप देख रहे हैं जर्मेनियम, उसके बाद फिर आपका एबोनाइट, मैग्नीज, तो ये जो है आपके ये आपके शुद्ध अर्धचालक नहीं है। इनमें कुछ न कुछ मिश्रण बना करके या मिला करके उन्हें हम लोग अर्धचालक के रूप में तैयार किए हैं। तो यहाँ पर अर्धचालक की बात आई है तो अर्धचालक मेरा कौन सा हो जाएगा, जर्मेनियम जो होगा मेरा अर्धचालक है। और अर्ध में कौन सा है, शुद्ध अर्धचालक है। और बाकी जो आपके आप देख रहे हैं अर्धचालक, ये मेरा अर्धचालक शुद्ध नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जर्मेनियम को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो प्रश्न क्या है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि नियोन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है। यानी कि जब हम लोग AC सप्लाई को हम लोग जांचते हैं नियोन टेस्टर के माध्यम से, तो हमारा जो नियोन टेस्टर है वह प्लस में भी जलता है और माइनस में भी जलता है, यानी कि फेज और न्यूट्रल दोनों में मेरा नियोन टेस्टर जलता है। तो यहाँ पर मेरा जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम A नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत क्या होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है W गुणे समय। तो W गुणे समय जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 वाट गुणे 5 यानी कि 2500, यानी कि 2500 मेरा जो वाट है खर्चा होगा पूरा का पूरा सप्लाई। और 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है, इसलिए जब हम लोग 2500 वाट में 1000 से भाग देंगे तो मेरा जो यूनिट आएगा वह 2.5 यूनिट आएगा, क्योंकि 1000 वाट या 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर D नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी कि हमारे पास कोई बल्ब है और उस बल्ब के ऊपर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा गया है, तो उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस को निकालने के लिए न्यूमेरिकल बनाना होगा। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल आपको बता देंगे। इसे कुछ जो आपको हम हिट देते हैं, आप हिट के माध्यम से जो है कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है मेरा W बटा V। क्या होता है, I बराबर मेरा होता है W बटा V, यानी कि 1000 वाट बटा 250, यानी कि 1000 बटा हम लोग 250 कर देंगे तो मेरा I का वैल्यू निकल जाएगा। जब I का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, R का वैल्यू निकालेंगे। तो R बराबर क्या होता है, V बटा I। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो रेजिस्टेंस उसका वैल्यू निकाल देंगे। फिर से एक बार देखिएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा फार्मूला। तो यहाँ पर निकालेंगे I बराबर W बटा V, तो मेरा किसका वैल्यू निकल जाएगा, मेरा I का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमें R का वैल्यू निकालना है, तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V बटा I। तो हम उसके माध्यम से जब हम बैठाएंगे तो मेरा जो सही आंसर आएगा वह मेरा आ जाएगा 625 ओम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 625 ओम यानी कि D नंबर को टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युतीय परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो एक बात याद रखिएगा, किरचॉफ का मेरा जो दूसरा नियम होगा उस दूसरे नियम के अनुसार यह कथन सही होगा, क्योंकि यह बात आप जानते हैं कि जो मेरा
किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो दूसरा नियम क्या है? तो मेरा जो दूसरा नियम है वह नियम है कि किसी बंद परिपथ में जो हमारा वोल्टेज आता है, तो जो वोल्टेज मेरा होगा उसके सभी जो हमारे पार्ट होंगे, इन पार्ट में जो मेरा सभी जो जितने भी मेरे पार्ट होंगे सभी पार्टों में जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका बीजगणितीय क्या होगा? शून्य होगा। तो यह नियम मेरा किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो हम क्या करें, यहाँ पर डी नंबर को टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह क्या है? तो अगला मेरा प्रश्न है कि 200 वाट बटा यानी कि 200 वाट 40 वोल्ट के दो लैंप हैं 220 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास एक बल्ब है, उस बल्ब के ऊपर 200 वाट और 240 वोल्ट लिखा गया है, और उन दो बल्बों को जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनके द्वारा जो खपत होगी वो शक्ति की क्या होगी? तो एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनके द्वारा जो बिजली का खपत होता है वो क्या हो जाता है? वो घट जाता है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे बल्ब हैं वो दोनों 200 वाट के हैं, तो यहाँ पर जो खपत होगा जो बिजली का वो क्या हो जाएगा? खपत जो बिजली का होगा मेरे श्रेणी क्रम में आधा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर मेरा हो जाएगा 100 वाट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 वाट को टिक आउट कर देंगे। इसे हम न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न क्या है कि यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समानांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं समानांतर क्रम में जब हमें प्रतिरोध का वैल्यू निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पर जो मेरा सही फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? वो मेरा सही फार्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है वो सही फार्मूला मेरा हो जाएगा डी नंबर मेरा क्या है? तो RT बराबर 1/, क्या हो जाएगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो हम क्या करेंगे, डी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? यानी कि जो मेरे यहाँ पर जो सर्किट आप देख रहे हैं, सर्किट में जो मेरा R2 है वो खुला है, तो जो पाठ्यांक जो होगा ओम मीटर का वो क्या बताएगा? तो मेरा जो ओम मीटर का पाठ्यांक होगा वो शून्य, वो इन्फिनिटिव यानी कि अनंत को दर्शाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है? तो किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? यानी हमारे पास कोई कंडक्टर है और यदि हम लोग कंडक्टर की मोटाई को बढ़ा देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? 4 गुना तक कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। सही मेरा बी नंबर ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न क्या है कि प्रतिरोध का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो प्रतिरोध दिया गया है इसका नाम क्या है? तो यह जो मेरा प्रतिरोध है इसे हम लोग कहेंगे तार बंधे हुए प्रतिरोध, यानी कि तार बंधे हुए प्रतिरोध। यानी कि इस प्रकार का जो आप प्रतिरोध देख रहे हैं, इस प्रकार के प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं फिक्स प्रतिरोध। क्या कहते हैं? फिक्स प्रतिरोध। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो 2 प्रकार के बने आते हैं। एक तो मेरा रेजिस्टेंस कार्बन का बनाया जाता है और जो मेरा दूसरा होता है वह मेरा यूरेका वायर का बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रतिरोध यह यूरेका वायर का बनाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन को यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है? तो रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार कलर कोड के माध्यम से प्रतिरोध का वैल्यू निकालना है आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वह सही आंसर मेरा बी नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? तो ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों संबंधित किया जाता है? यानी कि ओम मीटर जो हो गया, तो ओम मीटर का जो हम लोग पाठ्यांक जो होता है हमेशा क्या करते हैं, उल्टी दिशा में लिखते हैं। क्या करते हैं? उल्टी दिशा में हम लोग लिखते हैं। उल्टी दिशा में लिखने का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन उसके दिए गए हैं, देख लीजिएगा। तो उन ऑप्शनों में जो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया गया है कि जो मेरी धारा होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग ओम मीटर में जो मेरा आरेख क्रम होता है उसमें क्या करते हैं, समायोजित यानी कि उल्टे क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर बी नंबर को टिक आउट कर देंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो अगला मेरा जो प्रश्न है वो दिया गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब
PAB बराबर 500 ओम, QBC बराबर 300 ओम और SAO बराबर 15 ओम हो। तो यहाँ पर जो मेरा अज्ञात प्रतिरोध होगा, क्या क्या दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना, संतुलन में अज्ञात प्रतिरोध यानी कि DRC का जो मान है उसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो मेरा उसका वैल्यू होगा वह वैल्यू मेरा हो जाएगा आपका 9 ओम। यहाँ पर वाट दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाट ना लेकर के यहाँ पर हम 9 ओम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो जो मेरा अभ्रक होता है उसके ऊपर ऋणात्मक तापमान का गुणांक का जो गुण है वो उपलब्ध होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है कि ओम के नियम से संबंधित विद्युतीय राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो जो मेरा ओम का नियम होता है उस संबंधित जो राशियाँ हैं वो क्या हैं, तो धारा है, वोल्टेज है और प्रतिरोध है। तो हम क्या करेंगे, बी नंबर को यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। मेरा जो यहाँ पर जो मेरा बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्या करेंगे, यहाँ पर टिक आउट कर देंगे, यानी कि मेरा जो सी नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है, तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं ये सभी के सभी रेजिस्टेंस आपके समानांतर क्रम में जुड़े हैं और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आपका 8 ओम है और जो आपका बीच वाला रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आपको निकालना है और जो मेरा नीचे वाला रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू मेरा 3 ओम है। तो बीच वाला जो मेरा रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा, हमको निकालना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेरा करंट बह रहा है वो करंट मेरा 15 एम्पियर का है और जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। तो इसे हम न्यूमेरिकल के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार न्यूमेरिकल के माध्यम से इसे हम सॉल्व करेंगे आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका 6 ओम होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 ओम को यहाँ पर हम टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा, यानी कि हमारे पास कोई सर्किट हो गया, उस सर्किट में वो जो हमारी सर्किट है वो समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है और जुड़ी होने के साथ साथ उसका जो एक जो पॉइंट है वो क्या है, ओपन है। तो वहाँ पर जो प्रभाव होगा वो प्रभाव मेरा परिपथ में क्या होगा, तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। तो जब हम लोग समानांतर क्रम में, जैसे कि हम लोग घरों में जो वायरिंग करते हैं वो समानांतर क्रम में करते हैं और समानांतर क्रम में जब हम लोग घरों में वायरिंग करेंगे और उसमें से यदि कहीं एक वायर मेरा फेज या न्यूट्रल का ओपन हो जाएगा तो हमारे उस पूरे के पूरे सर्किट में सप्लाई नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सी नंबर, ये जो मेरा ऑप्शन जो है सी नंबर, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, उसे हम क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या है, तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वह आपकी ओम मीटर होती है। तो हम क्या करेंगे, ओम मीटर यानी कि सी नंबर को टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या है, तो अगला प्रश्न मेरा है कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क संयम सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो फिर से एक बात देखिएगा, सर्किट ब्रेकरों में आर्क संयम सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, बैरिस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या है, तो रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कलर कोडिंग में आपको वैल्यू निकालने के लिए देगा तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कलर कोडिंग में वैल्यू निकालने का नियम के बारे में जानकारी ज्ञात कीजिए। तो हम कलर कोड के माध्यम से जो रेजिस्टेंस से निकालने का जो वीडियो है बनाकर अपलोड कर चुके हैं, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। तो सी नंबर जो मेरा होगा वो आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या है, तो अगला मेरा प्रश्न है कि व्हीलस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए, जबकि PAB बराबर 400 ओम, QBC बराबर 200 ओम और SAO बराबर 12 ओम हो। तो उसका जो अज्ञात जो मेरा प्रतिरोध होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो मेरा अज्ञात प्रतिरोध होगा उसका वैल्यू जो है आपका 6 ओम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 ओम को हम यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला
प्रश्न है वो दिया गया है कि वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताइए। वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर मेरा जो भी है, भी यहाँ पर क्या है आपका, भी का जो यहाँ पर पॉइंट कुछ नहीं दिया गया, बीच में जो है आपका पूरा का पूरा खाली है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमें बताना है। तो जो मेरा वोल्टेज का वैल्यू होगा वो 18 वोल्ट होगा। कितना होगा? 18 वोल्ट होगा। कितना होगा? 18 वोल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 18 वोल्ट को हम टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है? तो श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में जो मेरा डी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, यानी कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, यानी कि श्रेणी परिपथ का उपयोग, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो मेरा जो श्रेणी परिपथ है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग वोल्ट मीटर की जो रेटिंग होती है, जो नापने की जो क्षमता होती है बढ़ाने के लिए वहाँ पर हम लोग करते हैं वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोधक में करते हैं। तो मेरा जो आंसर जो होगा डी नंबर वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह मेरा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला मेरा जो प्रश्न है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि श्रेणी परिपथ में मेरा जो प्रतिरोध है वो खुला होगा तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई क्या होगी? सप्लाई वहाँ पे आपकी प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर, आप ऑप्शन देखिएगा, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण धारा पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। तो ये मेरा आंसर क्या होगा? सही नहीं होगा। यहाँ पर फिर से देखिए प्रश्न आपका दिया गया कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खुले हुए प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? पर ए नंबर में जो आंसर होगा सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या है कि R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिरोध दिया गया है, पहला जो मेरा प्रतिरोध है वो 4 ओम का है, जो मेरा दूसरा प्रतिरोध है वो 6 ओम का है, और जो मेरा तीसरा प्रतिरोध है उसका वैल्यू हमको निकालना है, और जो मेरा करंट है वो 12 एम्पियर का है, जो वोल्ट है वो मेरा 24 वोल्ट है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो मेरा फार्मूला होता है 1/R1 = 1/R2 + 1/R3 के फार्मूले का यूज करके जब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जो मेरा सही आंसर आएगा वो मेरा 12 ओम हो जाएगा। तो हम क्या करें? यहाँ पर 12 ओम को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है? तो परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु पथ कर दिया जाता है? यानी कि यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर क्या प्रभाव होगा जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए और मेरा जो बी जो पॉइंट है दोनों पॉइंट को हम क्या कर दें, आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा सही वो क्या है? तो परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो शून्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ए नंबर आंसर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है? यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? यानी कि यहाँ पे कई सारे आपके प्रतिरोध दिए गए हैं, उन प्रतिरोधों में बताना है हमें कि यदि हम लोग किसी प्रतिरोध का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो मान होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो बताइए कि उस प्रतिरोध का नाम क्या है? तो मेरा जो बी नंबर प्रतिरोध है सेंसिस्टर जो है, यह मेरा क्या हो जाएगा? आंसर मेरा सही हो जाएगा। सेंसिस्टर जो मेरा प्रतिरोध है इसका जो वैल्यू है वह टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला जो प्रश्न दिया गया वो प्रश्न क्या है कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? जो मेरा विद्युत मात्रा है उसका सूत्र क्या है? तो विद्युत मात्रा का सूत्र मेरा होता है क्या चीज़? धारा गुणे समय। तो हम क्या करेंगे? धारा गुणे समय, यानी कि मेरा जो एक नंबर जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या है? चालकता की इकाई क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं चालकता की इकाई क्या होती है? मेरी महो होती है। तो हम क्या करेंगे? ए नंबर को टिक आउट कर देंगे।